जी सर। अभी एजीएम हुई, शेयर होल्डर ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, तो आरटीए हाँ को सर। आपने ईमेल डाल दी कि हमारा डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है, आप प्लीज बैंक को बैंक फाइल दे दो, हाँ जिसमें सब डिटेल है कि कौन से शेयर होल्डर को कौन से अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होना है नेफ्ट से, राइट। हाँ सर। फिर राइट। आरटीए को बोला आप डिविडेंड वारंट प्रिंट कर दो, हम्म। फिर आपने जितनी भी अमाउंट थी अब प्रिंट तो कर दी, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं है तो निकलेगा कहाँ से, तो पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। हम्म। फिर जी सर। बैंक को इंस्ट्रक्शन दी कि आप नेफ्ट करो, और मेलर को इंस्ट्रक्शन दी आप पोस्ट करो, जी राइट। राइट। जी अब ये देखो जरा, यहीं से सब निकले, ये जो पॉइंट है ना, ये बेस है आईपीएफ का। ओके। आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी नेफ्ट करो, और मेलर को हाँ इंस्ट्रक्शन की पोस्ट वारंट करो, हाँ। जी हो गया। अब आइडियल सिचुएशन में हम्म। सबके सब लोगों का पैसा चला जाना चाहिए और पूरा 4 लाख का बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए। बराबर। हाँ, 4 लाख रुपए क्लेम्ड बाय आ जाता है। नेफ्ट पब्लिक वारंट। हम्म। लेकिन क्या रियल में ऐसा होगा? अब प्रैक्टिकली क्या होता है? नहीं क्यों? अब रीजन बताओ क्यों नहीं होगा इसका, क्यों, क्या रीजन है? सर, कुछ तो बाउंस ही हो जाएंगे इनकरेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स समझ की गए, वजह से। बाउंस हो गए, बैंक डिटेल इनकरेक्ट, देन कुछ और क्या हो सकता है? कुछ अबेंस केस होंगे जिनकी ट्रांसफर पेंडिंग है, हाँ आपने होल्ड सर। कर ली होंगे, शेयर होल्डर को भेजे करेक्ट, नहीं वो नहीं होंगे कर आपने। सकते। हाँ हाँ सर। फिर कुछ वारंट अनडिलीवर्ड हो जाएंगे, रीजन हाँ कुछ भी हो सर। सकता है, एड्रेस ये एड्रेस अननोन, हाँ लेफ्ट, ये रीजन से आपके पास वापस आएंगे एनवलप। हाँ, ये पूरा प्रैक्टिकल जी बता रहा ओके। हूँ मैं, एक्चुअल में कैसे होता है सब, हाँ जी सर, ये बढ़िया है। ठीक है। तो वारंट अनडिलीवर्ड आ जाएंगे, एड्रेस अननोन है, लेफ्ट है, डाइड है, कोई भी रीजन से। हाँ जी करेक्ट। अब आपको ये कितने दिन तक ये प्रोसेस की वेट करनी है? आपको लॉ ने बोला 30 डेज तक वेट करना है। हाँ ओके। अब 30 डेज में जो आपने नेफ्ट किया था, जो आपने वारंट किए थे, अब 4 लाख में से आउट ऑफ 4 lakhs हम्म। जो अमाउंट डेबिट हुई अकाउंट में, चाहे अमाउंट हम्म। डेबिटेड थ्रू हम्म। नेफ्ट और वारंट हम्म। वाज 2,80,000, राइट। ओके। तो अभी राइट। आप 30 दिन बाद आप क्या करोगे? बैंक से बैलेंस मंगवाओगे, क्योंकि आपके लिए वो हाँ। डेडलाइन है जो भी लॉ में लिखा है। एग्जैक्ट डेट पे हम सेक्शन पढ़ेंगे तब जाएंगे, तो डेट्स को इतना वो हाँ मत जी देना, कंसेप्ट को आप समझ लो कि जिस दिन ओके। वो 30 डेज का टाइम खत्म हुआ, आपने बैंक हाँ। से क्या डिटेल मंगाई? कितने यू ईमेल बाउंस? टू द बैंक हाँ कि भैया हमारे जो डिविडेंड अकाउंट है, हाँ। डिविडेंड अकाउंट अमाउंट कितनी हम्म। आउटस्टैंडिंग है, हाँ। एंड हुज अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग, ओके। राइट। अब छोटी राइट। कंपनी हो जिसमें 10-20 हजार शेयर होल्डर है, तो कंपनी ये डिटेल मेंटेन रखती है। बड़ी कंपनी है तो आरटीए करता है, हाँ तो बैंक से डिटेल लेके समझा। आप आरटीए को दे देते हो, वो अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर देता है। छोटी कंपनी है, 5-10 हजार शेयर होल्डर है, पैसा नहीं खर्चना इसका, तो कंपनी ये एक्सेल फाइल में हम्म। अपने पास मेंटेन कर लेती है। तो इस शीट में जो हाँ। बैंक से आएगी उसमें क्या लिखा होगा कि हम्म। 1, 2, 3 इतने शेयर होल्डर्स है, और हाँ। इतना टोटल डिविडेंड जो है, Understood. 4 अपने केस में 1,20,000 रुपीज वो आउटस्टैंडिंग हम्म। है। अब ये 1 और 2 वाले, जी ये वो लोग हैं जो हम्म। सीडीएसएल में भी हो सकते थे, एनएसडीएल में भी हो हम्म। सकते थे, हाँ। और फिजिकल वाले भी हो सकते थे। यस कोई भी हो सकता है ना जिसने नहीं क्लेम किया। यस हाँ। यस तो आपको ये चीज तो कंसेप्ट समझ लेना है कि डिविडेंड देते हुए सीडीएसएल एनएसडीएल फिजिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम ये इंपॉर्टेंट है हाँ कि बैंक अकाउंट है कि नहीं है। जी करेक्ट। और जब पेमेंट नहीं होती उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हम्म। बन जाता है कि भैया कितने सीडीएसएल वाले हैं, कितने एनएसडीएल हैं, और कितने फिजिकल हैं। जी क्यों? क्योंकि अब यही अमाउंट जब 7 साल तक इस अकाउंट में पड़ी रहेंगी। अब मैं आपको ये सिंपल हम्म। फिगर्स देता हूँ हाँ सर। कि अभी 7 साल कैसे ओके। चलेगा। हाँ सर। साल था 2013-14, हाँ। राइट।
इसको मैंने एक Right. टेबल में लेता हूँ, अपने को इजी रहेगा। हाँ जी। सर, ठीक 7 साल का आपको कंसेप्ट बताना है मुझे कि 7 साल में अमाउंट कैसे जाती है, है। हाँ सर, राइट? राइट। ये ले लो, ठीक है। समरी में चलेंगे। 2014-15 फिजिकल, NSDL, CDSL, राइट? अब यहाँ राइट। पे मैं नाम लिखता हूँ कि हमारे पास टोटल 10,000 शेयर होल्डर थे और अभी हमारे पास एज ऑफ नाउ 1,20,000 रुपीज अनक्लेम डिविडेंड पड़ा है, राइट? टोटल इतना कितना है इसका? Right. 1,20,000 है। अब ये 4 रुपए का डिविडेंड था, तो कितने शेयर होल्डर का डिविडेंड है, कितने शेयर्स का? 30,000। और हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें था कि एक आदमी 10 शेयर होल्ड कर रहा है, तो रफली 3,000 शेयर होल्डर हैं ये। हाँ। जी। हमने क्या एग्जांपल लिया था? एक अगर 1,000 है तो उसके पास 10,000 शेयर है, तो 3,000 अगर शेयर जी। होल्डर है तो उनके पास 30,000 शेयर है, जिसपे 4 रुपए डिविडेंड के हिसाब से 1,20,000 रुपए पेंडिंग है। 1,20,000। हाँ। तो जब हमने बैंक से डाटा मंगाया तो बैंक ने हमको डाटा दिया कि फिजिकल में 2,000, 20,000, यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे 40,000, ठीक है। इतना डिविडेंड नहीं कैश हुआ, तो यहाँ पे कितने लोग आ गए? जी। 200। यहाँ पे आ गए 600, बराबर कि ज्यादा हो गए? जी। 1 मिनट, 200 मतलब 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं ना। हाँ। 500, या हिसाब किताब लगा लो, थोड़ा मेरा मैथ खराब हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट, 4 रुपये डिविडेंड था, तो ये 5,000 का हो गया। जी। हाँ। कैसा कैलकुलेशन थी इसकी? 4 रुपये का डिविडेंड इंटू जी। 500 शेयर होल्डर इंटू 10 रुपये, 10 शेयर, तो कितना हो गया? 5 के 20 जाए 2,000, तो 5,000 शेयर होल्डर। 5,000। हाँ। तो ये 5,000 शेयर होल्डर हुए कि 500 हुए, क्या हाँ, हुए? तो 500 हो गए ना, 500 इंटू 500 हो गए, 500 हो गए। ठीक है, 500 और शेयर होल्डर हो 5,000 गए। इंटू 4। हाँ, और ये कितने हो गए? ये ना 1,500। 1,500 राइट? बराबर। ये सब हमको ना 15 for the 16। कैलकुलेटर ने बिगाड़ दिया हम लोगों को। अब यहाँ पे 1,000 इंटू ये कितना होगा? 1,000 इंटू 10, बराबर। तो ये ब्रेकअप था। जी। तो यहाँ पे मैं क्या निकल के आया? 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। अब इसको 3 टुकड़ों में बांटते हैं। 5,000 शेयर्स के ऊपर 500 शेयर होल्डर है, यही फिगर निकली। बैंक ने हमको दिया ऐसा डाटा। हाँ सर। यहाँ पे क्या दिया? 15,000 शेयर्स, 1,500 शेयर होल्डर, जी। राइट? राइट। और यहाँ पे 10,000 शेयर और 1,000 शेयर होल्डर। तो नीचे डाटा निकला 1,20,000, 12,000 शेयर, कितने? 30,000 शेयर और 3,000 शेयर होल्डर। ये समरी निकली हमारी। कब? जब हमने 30 दिन के बाद बैंक से बोला कि हमें ये 1,20,000 का ब्रेकअप दे दो। हाँ। राइट? अब एग्जांपल के लिए मैं हर साल इसमें से लोग क्लेम करते जाएंगे। हाँ। क्लेम कैसे करेंगे? वो आपको लेटर लिखेंगे कि जी। हमको इस साल का डिविडेंड नहीं मिला। आप ये फाइल देखोगी, उसका नाम देखोगी कि उसका नाम है कि नहीं। अगर है तो उसे डॉक्यूमेंट मंगा के, एप्लीकेशन फॉर्म मंगा के उसके अकाउंट में क्रेडिट करोगी। तो अगर आपने ऐसे आप क्रेडिट करते जा रहे हो, तो 2017-18 में ये सेम डाटा जो था। सर आपका आवाज वापस लैग कर रहा है। हेलो, हाँ ये नेट अनस्टेबल हो रहा है, होल्ड करो। है ना नितिन सर? अभी ये समझे मैंने क्या बोला कि 2014-15 में ये बैलेंस था। अब 2017-18 में जी। ये इसका 8 रह गया।
हम्म 20 रह गया, कि कितने शेयरहोल्डर्स ने क्लेम कर लिया 2 होगा। रह गया, क्योंकि यहाँ से भी आपको डिविडेंड हाँ की अमाउंट भी मिल रही है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी मिल रहे हैं करेक्ट और टोटल अमाउंट भी मिल रही है, और कितने शेयर्स है वो भी मिल रहा है। करेक्ट। जी तो 8 करने के लिए ये कितना हो जाएगा, 3 4 हम्म 1, हम्म ये हो जाएगा 2500 250, हम्म 4 केस में ये हो जाएगा 10, ये हो जाएंगे हम्म 1000, 30 के हम्म केस में ये हो जाएंगे 7500, मैथ आ गया मेरे हम्म को वापस, 7500, और ये हो जाएगा 750। ठीक है, हम्म अब ये 7 ठीक है। साल इसके कब पूरे होंगे, 2014-15, ये 13-14 का डिविडेंड है, सॉरी इसको 13-14 है, हाँ तो ये 14-15 को 1 साल होगा। जी अगर आपने ये डिविडेंड जो था सितंबर हाँ 14 में दिया, राइट, जी तो इसके 7 साल कब पूरे हाँ होंगे। अभी हमने कौन से दिन पे डाटा निकाला, जिस दिन हमने उसको 30 डे के बाद उसको अनक्लेम सस्पेंस बना दिया था। करेक्ट। हाँ तो टेक्निकली ये डेट अक्टूबर की डेट है, हम्म अक्टूबर 2014 की हाँ डेट है सर। ये। यस तो अब ये 7 साल इसके कब पूरे होंगे, 21 में अक्टूबर 15-1, 16-2, 17-3, 18, 19, 20, 21। सो 21 जब हम अक्टूबर 2021 पे पहुंचे हाँ सर। यहाँ पे, ये था अक्टूबर 2018 और ये है अक्टूबर 2021। अब ये जो फिगर थी, जैसे काम बचाने के लिए बोलता हूँ, किसी ने 3 साल में कुछ भी क्लेम नहीं किया और यही का यही बचा रह गया। सेम रह गया। जी ओके। तो मैं दोबारा मैथ की कैलकुलेशन नहीं करता हूँ। हाँ जी तो जी अब ये वो डेट आ गई अक्टूबर, अभी आप हम्म समझो 30 दिन के बाद 7 दिन का टाइम था आपको, तो अक्टूबर 21 की डेट आ करेक्ट। गई है। हाँ 27 डे पे आपने ट्रांसफर कराया था, तो 14 और 7 21, हम्म और उसके बाद अक्टूबर, तो अक्टूबर 21। हम्म तो अब आपको ट्रांसफर कितने टाइम के अंदर करना है ये? इसका 1 महीना। 30 डेज। तो ड्यू डेट क्या बन गई, नवंबर 20। हाँ जी सो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये क्या निकलना है, अमाउंट एंड शेयर ड्यू फॉर ट्रांसफर। हाँ तो कौन से शेयर और अमाउंट ड्यू फॉर ट्रांसफर होगी, अब सिर्फ 2 ही चीजें निकली हैं, अमाउंट एंड शेयर ड्यू फॉर ट्रांसफर। जी हाँ तो अमाउंट हो गई 10,000 रुपीज यहाँ, हम्म ये 2 चीजें कॉपी कर लो। हाँ सर। तो ये आपको जो सबसे पहली चीज थी कि हमें हम्म ट्रांसफर क्या करना पड़ता है, हाँ तो ये आपको यहाँ से आ रहा है कि हमें ट्रांसफर ये करना पड़ता है। एक्चुअल में कैसे होता है, ये अमाउंट कहाँ से आ रही है, कोई भी जी अमाउंट आपको बोल दिया कि भैया ट्रांसफर करो 13-14 की, तो आपको क्या मांगना हम्म पड़ेगा, आपको बैंक अकाउंट मांगना पड़ेगा उस ड्यू डेट का, अक्टूबर 21 का, ये बोलते हुए कि जी आज के दिन में कितने लोग हैं जिनका यहाँ पे शेयर पड़ा है। ये समरी आपको कौन देगा, बैंक, जी हाँ क्योंकि ये तो बैंक उनके देगा पास ना समरी, आपके पास तो नहीं है समरी। नहीं। जी जी बैंक टू गिव डिटेल। करेक्ट। सो जो भी आपकी ड्यू डेट है उस दिन आप बैंक को क्या बोलोगे कि उस दिन तक जितने भी डिविडेंड जिसने भी मांगे हुए हैं सबकी पेमेंट कर दो, और उसके बाद जो बैलेंस बचा है मुझे पूरी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर दे दो। हाँ जी इस समरी के लिए मैंने फिजिकल एनएसडीएल सीडीएस से लिखा, आपके पास 1,000 लोगों की या 2,000 लोगों की पूरी लिस्ट आएगी। समझा। ठीक है, अब यहाँ से ठीक। 2 चीजें ड्यू हो गई। हाँ ये सिर्फ ब्रेकअप था। अब आपकी जो असाइनमेंट है वो यहाँ से शुरू होती है। आपको असाइनमेंट मिली थी कि पूजा मुझे ये बताओ कि 13-14 का हमें डिविडेंड ट्रांसफर करना है, तो अब आप क्या करोगी। हाँ तो आपने कहा सबसे पहले तो मैं बैक में जाऊंगी, डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ था, तो आप यहाँ पे पहुंच गई, हाँ डिविडेंड सितंबर में डिक्लेयर हुआ था। फिर आपने बोला वो अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट कब बन गया था, सो आपने अक्टूबर 14 में। आपने कहा ये अनक्लेम डिविडेंड यहाँ बन गया था। हाँ फिर वो 7 साल हाँ कब पूरे हुए, ठीक है, 21 अक्टूबर वो हम सेक्शन से देख 2021। लेंगे कि वो कौन सी डेट से ट्रांसफर करने को बोल रहा है, अनक्लेम डिविडेंड की डिक्लेरेशन वो आपको हाँ सेक्शन से क्लियर होगा।
ओके लेकिन सर। कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि अनक्लेम डिविडेंड जिस दिन बना, आपने अभी के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग से 7 ईयर्स यहाँ से पकड़ लिए, हाँ। तो अक्टूबर जी 21 से जब आप 7 ईयर पकड़े तो आप हम्म। यहाँ पर पहुंच गए अक्टूबर 21 2021 को, हाँ। जी कि इस दिन मुझे ट्रांसफर करना है ये पैसा। आवाज आ रही है कि कट गई? नहीं ये सर, आ आ रही रही यार, है। आ रही। हाँ, तो यहाँ से आप पहले तो ड्यू डेट पे पहुंच गए कि मुझे कौन सी डेट को ट्रांसफर करना है। अब पहुंच। अक्टूबर 21 है तो जल्दी अक्टूबर 20 होना चाहिए जी लास्ट डेट टू क्लेम। हाँ। तो यहाँ पे करेक्ट। ये डेट का ध्यान रखना है, ये डेट ऑफ ट्रांसफर है। करेक्ट। तो डेट टू क्लेम क्या होगी कि लास्ट डेट जब तक शेयर होल्डर क्लेम कर सकता है, उसके एक दिन पहले ना। डेट ऑफ क्लेम। ठीक है, सो कोई भी क्लेम जो अगर अक्टूबर 20 सर। तक आ गया आपको उसको ऑनर करना है अगर वो प्रॉपर है तो। हाँ। हम्म, हाँ जी सर। क्योंकि आपको ओके। अनक्लेम डिविडेंड ट्रांसफर करना है। अगर किसी ने क्लेम कर दिया तो दैट नो लॉन्गर रिमेन्स एन अनक्लेम डिविडेंड। जी ठीक है, तो अब ये हमारी असाइनमेंट का ये बेस ठीक है। था। तो आपने पहला प्रोसेस किया कि आप हाँ। मीटिंग पे गई, आपने अमाउंट देखी कि कितना डिविडेंड ट्रांसफर किया था, हम्म। फिर आपने देखा हमारा अकाउंट अनक्लेम डिविडेंड कब हुआ, हम्म। फिर आपने वहां से 7 साल कैलकुलेट किए, हाँ। फिर जो डेट आई उस डेट से पहले आपने बैंक को एक जी इंस्ट्रक्शन दी कि इस अकाउंट के लिए जो भी डिविडेंड की रिक्वेस्ट आई है सबको प्रोसेस करने के बाद मुझे बैंक की समरी दे दो हम्म। कि वो क्या अमाउंट है। ये फिर से करेक्ट। जी एक सेकंड, आवाज क्लियर? हाँ, हाँ सर। ये मेरे को थोड़ा जी हाँ सर, बताना है क्लियर है। कैसे बार बार बंद हो जाता है। हाँ, अच्छा तो ठीक है। हाँ, तो अभी आपने बैंक को बोला कि सारी डिविडेंड ट्रांसफर करने के बाद मुझे वो लिस्ट दे दो कि कितनी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पड़ी है हाँ। और उसके शेयर होल्डर कौन कौन है। जी बैंक ने आपको लिस्ट दी, आपने समरी जी बना ली कि ये फिजिकल इतने हैं, एनएसडीएल इतने हैं, सीडीएसएल इतने हैं। हम्म। हम्म। फिर आपने जी ये डेट भी निकाल ली कि मुझे 30 डेज में ट्रांसफर करना है, तो आपको एंड डेट भी मालूम पड़ेगी कि नवंबर 20-21 से पहले मुझे ये दोनों चीजें ट्रांसफर करनी है। राइट, हाँ। जी तो अब करेंगे कैसे? राइट। अब आपकी प्रॉब्लम एकदम क्लियर है। क्या प्रॉब्लम क्लियर हाँ। है? कि अमाउंट मुझको 80,000 रुपीज ट्रांसफर करना है हाँ। और उसके जो शेयर्स हैं वो मुझे 20,000 ट्रांसफर करने हैं। जी ठीक है, अब चॉइस क्या क्या है? हम्म। अमाउंट ट्रांसफर कैसे करेंगे? अभी नॉर्मल पहले फिजिकल ट्रांसफर हो जाती थी, अभी गवर्नमेंट ने बोला आपको हाँ। ऑनलाइन ही ट्रांसफर करनी है। हम्म। जी तो मैं दोनों को एक एक करके लेता हूँ। अगर आपको I-4 अमाउंट ना। ट्रांसफर करनी है हम्म। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? जिस दिन भी आपकी अमाउंट ड्यू होने वाली है, अब आपको पता है अक्टूबर 21 को आप ट्रांसफर करने वाले हो, हाँ, हाँ। और उसके बाद शेयर भी ट्रांसफर करने वाले हो। सो रूल्स के हिसाब हाँ। से बिफोर 3 मंथ्स, हम्म। एटलीस्ट हाँ। 3 मंथ बिफोर, न्यूज़पेपर ऐड। 3 मंथ बिफोर क्या देना है आपको? इंडिविजुअल नोटिस देना है। न्यूज़। हाँ। इंडिविजुअल नोटिस फॉलोड बाय न्यूज़पेपर एड। हाँ। क्या बोलते हुए कि लास्ट कि डेट टू क्लेम ये है, हम्म। डिविडेंड is October 20 हम्म। and हम्म। your details, unclaimed details, हाँ, डिस्क्लोज ऑन वेबसाइट ना। dividend disclosed on website, please हम्म। claim by making necessary application. हाँ। Otherwise ये नोटिस का कंटेंट रहता है। Otherwise what will जी happen? Your dividend to as well IPO as corresponding share shall be transferred. सो मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा था कि आप जब बैंक को लिखोगे तो बैंक को बोलोगे ये रिक्वेस्ट आई है, इनको प्रोसेस करने के बाद आप ट्रांसफर करना। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि जब आप ये नोटिस दोगे, वापस आवाज अटक रहा है। एक सेकंड, हेलो, हाँ, नहीं अभी सर, अभी आ रहा है। ये ना इसको दबाया अभी आ रहना, रही स्लीप जी मोड में चला जाता है बार बार। जी जी इसका टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, देखते हैं कैसे करते हैं। हाँ, पर ये है कि ये पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसलिए मुझे मजा आता है इसे बताने में। तो इसमें कैसा है, आपने अक्टूबर 20 की डेट है आपकी क्लेम करने की, 3 महीना पहले नोटिस देना है। तो हाँ। जनरली क्या डेट बनती है? जुलाई की डेट बनती है। करेक्ट।
सो जनरली हर कंपनी के आप नोटिस देखोगे, क्योंकि मोस्टली सबकी जो एजीएम है, हाँ हाँ आवाज जरा से भी हाँ कटे तो बोल देना मेरे को, हाँ हाँ यस हाँ। तो जो सब लोगों की जो एजीएम है जनरली सितंबर में होती है, तो अक्टूबर उनकी ड्यू डेट बनती है, तो उसके 3 करेक्ट मंथ पहले जुलाई आता है, तो जुलाई में अखबारों में आपको ये ऐड दोनों देखने को मिलेंगी। ओके जी तो ये देने के लिए प्रोसेस क्या है, अब यहाँ पे आपको क्या लगेगा, यहाँ से फिर से एक प्रिंटर लगेगा, एक हाँ मेलर लगेगा, एक लिस्ट जी लगेगी। हाँ लिस्ट कौन देगा? बैंक देगा। जितने लोगों की लिस्ट देगा हम्म उतने आप लेटर प्रिंट कराओगे, हम्म और या जिनकी मेल है उनको ईमेल भेजोगे, और हाँ मेलर ओब्लिक आरटीए फिजिकल या डिस्पैच करेगा। हाँ जी जनरली ये पूरा का पूरा फिजिकल में ही जाता है हम्म सबको, ये लेटर रिमाइंडर का। जी समझा ठीक है, अब ये आपने कर दिया। अब ये करने के बाद क्या हुआ, जो भी लोगों ने क्लेम किया वो आपके पास हाँ एक लिस्ट आ गई कि सपोज 10 शेयर होल्डर्स हम्म, क्लेम। हाँ आपके पास हम्म बैंक में पैसा पड़ा है 80,000 रुपीज, हम्म तो आप बैंक को क्या और इन्होंने 10 शेयर होल्डर क्लेम मतलब 100 रुपये हो गया, 400 रुपये, हम्म 10 शेयर इंटू 10 इंटू 4, 400 रुपये हो गया। सो बैंक को लेटर आप क्या लिखोगी? बैंक को लेटर लिखना है आपको कि 400 का डिविडेंड पे कर दो हम्म एंड बैलेंस टू बी हाँ ट्रांसफर टू आईपीएफ, जी राइट। अब ये बैंक राइट कैसे ट्रांसफर करे, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करे, ये सब कहाँ पे आएगा? तो ये आएगा, बैंक इसका प्रोसेस बताता हूँ आपको। अब ये आरओसी का प्रोसेस है। हाँ आपको सबसे पहले एक करेक्ट फॉर्म फाइल करना है आईपीएफ 1, वन जिसमें आपको लिखना है कि ओके मेरे को 79,600 डिविडेंड फॉर द ईयर 2013-14 ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, हाँ ओके ट्रांसफरिंग टू आईपीएफ, हम्म जिसकी ड्यू डेट जो भी थी। हम्म ये करने के बाद जब आप ये सबमिट करोगे हम्म तो आपको ऑप्शन पूछेगा कि आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो, नेफ्ट से पे कर रहे हो, तो आप नेफ्ट चलान ऑप्ट करोगे, ओके राइट। तो जैसे आप सबमिट बटन दबा दोगे, तो जैसे पे लेटर चलान आता है वैसे एक नेफ्ट का चलान आएगा, हम्म वो जी प्लस योर रिक्वेस्ट लेटर हम्म जाएगा बैंक को। ओके जी किस चीज के लिए? एनईएफटी टू करने के लिए टू वो नेफ्ट, डिविडेंड हाँ टू नेफ्ट दी अमाउंट। हम्म अब नेफ्ट करेगा तो बैंक आपको क्या प्रोवाइड करेगा? यूटीआर जो भी रेफरेंस नंबर है। अब ये जी बैंक का रेफरेंस नंबर आने के बाद और वो पेमेंट होने के 2 दिन के अंदर आपको उस चालान से लिंक करना पड़ता है। तो आरओसी में सर्विसेज में हम्म लिंक नेफ्ट पेमेंट करके ऑप्शन है। हाँ ओके तो जब आप वहाँ पे एसआरएन डालोगे तो वो आपसे नेफ्ट की डिटेल पूछेगा, हाँ फिर वो उस चालान जो आपने आईपीएफ फाइल किया था उसको लिंक करेगा आईपीएफ, और अमाउंट मैच होने पे फॉर्म अप्रूव होएगा। जी करेक्ट लेकिन अप्रूव होने से पहले आपको एक चीज और बोलेगा करने के लिए, क्या? अच्छा आप अपलोड लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स ओके whose dividend is transferred। हाँ जब आप ये अपलोड करोगे डाटा आईपीएफ की साइट पे, तब ये अप्रूव होएगा, और कंफर्म करोगे फिर ये अप्रूव होगा। अब ये प्रोसेस को ध्यान से जी समझो, ये ब्रीफ प्रोसेस है लेकिन यही प्रोसेस है डिविडेंड ट्रांसफर करने का, कोई भी अमाउंट आईपीएफ में ट्रांसफर करने का। हाँ जी जी आपने फॉर्म भरा आईपीएफ 1, उसमें डिटेल दी, हम डिविडेंड ट्रांसफर कर रहे हैं, डिबेंचर ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें डिटेल भरी, अमाउंट लिखा, ईयर लिखा, अपलोड किया। ये अपलोड होता है आरओसी की साइड पे, ध्यान दो। जी आपने अपलोड किया, आपको एक चलान आता है, हम आरओसी में कुछ भी करते हैं तो हमको चलान आते हैं, पेमेंट चलान आता है, और एक एसआरए फॉर्म का चलान आता है। तो आपके 2 जी चलान निकल जी जाएंगे। एक तो एसआरएन का चलान निकल गया नॉर्मल, जी और एक नेफ्ट चलान है, ठीक है। करेक्ट
तो ये जो हाँ नेफ्ट का जो चालान है इसी में ये SRN लिखा रहता है, तो कंबाइंड रहता है इसमें। तो इस नेफ्ट के चालान में अच्छा SRN है। ओके तो ये SRN जब हम बैंक को नेफ्ट का चालान देंगे तो बैंक पेमेंट करेगा। हम हाँ ROC जी की में फिर से जाएंगे सर्विसेज में, हाँ हाँ लिंक करेंगे नेफ्ट की पेमेंट को, SRN डाल के करेक्ट नेफ्ट की डिटेल्स एंटर करेंगे तो वो फॉर्म लिंक हाँ होगा। फिर IPF की साइट पे जाएंगे, हाँ SRN डालेंगे फॉर्म का, हाँ उसके बाद आपको अपलोड की ऑप्शन आएगी, जैसे हम एनुअल रिटर्न में शेयर होल्डर की लिस्ट अपलोड करते हैं। वो जब आप अपलोड करके कंफर्म करोगे तब ये फॉर्म आपका अप्रूव होगा हो और आप कहोगे कि मैंने जो पहला प्रोसेस है अमाउंट कंप्लीट माइनस कर क्लेम्ड 400 इज इक्वल टू हाँ 79,600 ट्रांसफर कर दिया टू IPF। तो ये आपका पहला प्रोसेस हो गया। हाँ जी पर अभी यहाँ से काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपको सेकंड प्रोसेस करना है। ये जो 79,600 शेयर ट्रांसफर किए, हाँ इसके पीछे डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 10 उतने शेयर होल्डर्स थे हाँ जी रफली 199 1990 शेयर होल्डर थे, कोई 10 शेयर होल्डर क्लेम कर गए थे। हाँ जी करेक्ट अब ये 1990 शेयर होल्डर ने, ये कौन थे जिन्होंने 2013-14 का डिविडेंड क्लेम नहीं किया? जी एक बार भी नहीं, नॉट क्लेम्ड, हम्म राइट। राइट पर आप मुझे बताओ, क्या आप ये बोल सकते हो कि 2013-14, इसको यहाँ लो, ओके 14-15 से लेके 2020-21 जब आप ट्रांसफर कर रहे हो, हाँ कि इन्होंने हर साल नहीं क्लेम किए होंगे अपने डिविडेंड? करेक्ट ऐसा तो जरूरी नहीं ना। हम्म अभी आपको एक बार डिविडेंड नहीं बाय पोस्ट आया, आप नहीं क्लेम कर पाए, इसलिए आपका नाम उसमें था। पहले आपका एक हाँ जी बैंक अकाउंट था जो ठीक था, उसमें पेमेंट आती थी, जिस दिन आपने वो बैंक बंद कर दिया उसके बाद से पेमेंट आनी बंद हो गई। जी करेक्ट तो इसके केस में क्या हुआ, इसने तो 13-14 का क्लेम नहीं किया था, हाँ जी 14-15 का क्लेम किया हुआ है, हाँ ओके आगे भी क्लेम किया हुआ है, खाली एक साल का ही क्लेम नहीं किया था। किया था फिर हाँ एक किसी और का सिनेरियो था, इसने यहाँ भी नहीं क्लेम किया, यहाँ पे भी नहीं क्लेम किया और यहाँ पे भी नहीं क्लेम किया, बट किसी और ने ओके अच्छा पूरे ओके 7 साल में कभी क्लेम नहीं किया। दो ही सिनेरियो हो सकते हैं कि उसने 2013 से जी लेके दो ही हो 2021 सकते हैं। तक कभी क्लेम नहीं किया, या उसने बीच के डिविडेंड क्लेम हाँ किए थे। हाँ तो अब मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूँ ओके शेयर हाँ ट्रांसफर करने का, हाउ टू ट्रांसफर शेयर्स, राइट। ओके ओके तो अभी हमारी टारगेट ऑडियंस थी, राइट टेक्निकली 1990 रिकॉर्ड्स ट्रांसफर होने चाहिए थे 79,600 शेयर्स के साथ। हाँ अगर सब ये वही लोग होते जी जिन्होंने हाँ 7 साल से कोई क्लेम नहीं किया, कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये पूरे के पूरे शेयर ट्रांसफर हो जाते। हाँ जी तो अभी आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में यस कितने ट्रांसफर होने हैं। ये ग्रोस पूल हो गया 1990 शेयर होल्डर्स का, ओके 79,600 शेयर्स ग्रोस पूल है। अब इनमें से कौन कौन से इनएलिजिबल हैं, क्लेम्ड इन बिटवीन। हाँ सपोज इसमें से 90 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने बीच में क्लेम किया था किसी भी एक साल में, 7 सालों में, हाँ 14-15 हाँ में कर लिया, 16 में कर लिया, एक साल भी क्लेम कर लिया, तो ये ट्रांसफर नहीं होंगे शेयर। जी नहीं फिर होगा फिर डिस्प्यूटेड है, 100 शेयर होल्डर का डिस्प्यूट चल रहा है, हाँ लीगल केस चल रहे हैं, जी कोर्ट ने हाँ स्टे ऑर्डर दिया हुआ है कि, तो स्टे ऑर्डर दिया हुआ है इसलिए ये डिविडेंड क्लेम नहीं कर पा रहे। हाँ तो टेक्निकली अब कितने शेयर होल्डर बचे जिनके शेयर ट्रांसफर होंगे? 1990 माइनस 90 माइनस 100, -100 1800 शेयर होल्डर है जिनके शेयर ट्रांसफर होने। जी हाँ सर ड्यू डेट आपको पता है, नवंबर 2021। 20 लेकिन अब 20 आयरनी देखो कि 1800 शेयर जो आपको ट्रांसफर करने हैं, आपके पास एक भी शेयर नहीं है।
करेक्ट, क्योंकि वो तो उनके पास हो गए, शेयर होल्डर्स के पास। शेयर होल्डर के पास है, आपके पास तो नहीं है। तो अभी आपको बोला मैंने कि 1800 शेयर होल्डर के 18 चौक 72,000 हाँ शेयर रुपए का डिविडेंड था ना इनके ऊपर, तो 18,000 शेयर हो गए। जी जी 1800 शेयर होल्डर 18,000 शेयर मुझे ट्रांसफर करने। ये जी असाइनमेंट दिया, अभी आप नई कंपनी में गए, ज्वाइन करते बोला ये 18,000 शेयर ट्रांसफर करने, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले यही दिया आपको, 79,600 की लिस्ट दे दी कि देखो हमने ये इतना हाँ डिविडेंड ट्रांसफर किया है, डिविडेंड, हाँ ठीक है, जो 1990 शेयर होल्डर का है और 19,900 शेयर है, राइट। जी ये असाइनमेंट मिल गई आपको ज्वाइन करते ही, आएगी क्योंकि हर कंपनी का सितंबर का है, तो उनका लेट होते होते ये जनवरी फरवरी तक पहुंच जाता है ट्रांसफर होने का प्रोसेस। हाँ हाँ जी जी तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आरटीए से ये शेयर होल्डर की लिस्ट शेयर करोगे, हाँ उसको बोलोगे भैया जी इनमें से अगर किसी भी शेयर होल्डर ने लास्ट 7 ईयर्स में अगर क्लेम किया है तो उनके रिकॉर्ड को इसमें से डिलीट कर दे, हाँ ओके राइट करो। समझा। क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर राइट किसी शेयर होल्डर ने एक भी शेयर क्लेम कर दिया है बीच में एक बार भी डिविडेंड, तो इसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि फिक्शियस शेयर होल्डर नहीं है, वो जिंदा शेयर होल्डर है, तो जी उसके जी शेयर मत ट्रांसफर करेक्ट करो अनक्लेम्ड में, हाँ राइट। तो और उसके बाद राइट फिर आप आरटीए को बोलोगे इनमें से जिनके लीगल केसेस चल रहे हैं वो भी हमें अलग निकाल के दे दो, जी हाँ क्यों? क्योंकि अभी लीगल केस चल रहा है तो वो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, पर उसकी डिटेल हमको आरओसी को देनी पड़ती है फॉर्म भर के, आईपीएफ 3 करके फॉर्म ओके है, इतने शेयर ड्यू थे लेकिन लीगल डिस्प्यूट के कारण हम नहीं ट्रांसफर कर पा रहे। अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, कंपनी को ऑर्डर दिया कि आप ये शेयर ट्रांसफर नहीं करोगे, तो आप आईपीएफ में कैसे हाँ ट्रांसफर कर सकते हो? बराबर तो इन सब के लिए एक आईपीएफ 3 करके फॉर्म होता है। ओके सर, ओके बट हमें शेयर होल्डर्स खुद ही बताएंगे ना कि डिस्प्यूट चल रहा है, ना हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, तो वो डिस्प्यूट हमारे पास आएगा तभी हमारे रिकॉर्ड में अपडेटेड रहता है ना। हाँ अगर आपको शेयर होल्डर ने कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं दिया है तो सारे के सारे फ्री शेयर है, जी समझ। ठीक है। तो आपने सबसे पहला प्रोसेस क्या किया इसके लिए, ये फर्स्ट प्रोसेस था कि शेयर हाँ होल्डर्स हु क्लेम टू रिमूव इवन वंस इन 7 years, ये पहला टेस्ट पास किया आपने। हाँ सर आवाज गई क्या? है ना सर हाँ हाँ, अभी दूसरा टेस्ट आपने क्या लिया, शेयर्स आगे को लिस्ट शेयर हेलो विच आर डिस्प्यूटेड, विच आर जी हाँ correct, प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसफर हाँ बाय कोर्ट। जी यस तो ये शेयर आपके आए थे 90, ये आए थे 100, तो ये डिटेल कौन देगा, ये डिटेल देगा आरटीए, राइट। सो आरटीए विल नाउ राइट गिव यू ए फाइनल लिस्ट, 2 लिस्ट देगा आपको, हाँ वन जी लीगल केस वाली जिसके लिए आपको आईपीएफ 3 है, और एक टू बी ट्रांसफर्ड हाँ जिनके लिए आईपीएफ 4 है, जी राइट। राइट तो यहाँ से आपको ये मालूम पड़ गया कि लीगल केसेस वाले 100 केस है और ट्रांसफर वाले करेक्ट 1800, 100 के शेयर है 1000 हाँ और 1800 के शेयर है करेक्ट 18,000। तो 18 आपने पहला प्रोसेस तो पार कर दिया, आपने वो फिगर पे आगे जो आपके फॉर्म में भरी जानी है कि मेरे को 18,000 जी शेयर ट्रांसफर करना है। हाँ अब ये करने कैसे हैं, अब चारों वही जो हम हाँ अब यहाँ पे हम वो नितिन वाले पॉइंट पे आएंगे। आप ये 18,000 शेयर को बाइफरकेट करोगे, फिजिकल में कितने, हाँ डीमेट में वाले कितने, डीमेट में एनएसडीएल में कितने, सीडीएसएल में कितने और अनक्लेम्ड सस्पेंस में कितने, ठीक है। अब ये 18,000 को आपने ट्रांसफर किया, आपको मालूम पड़ा कि 18,000 में से 3,000 शेयर फिजिकल है, डीमेट में टोटल 15,000 शेयर्स है जिनमें एनएसडीएल में 10,000 है, यहाँ 4,000 है और यहाँ 1,000 है, राइट। राइट
अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है, CS will write to company to issue duplicate certificate, duplicate single Okay. certificate. हाँ treating it as transmission. जो RTA है अपने रिकॉर्ड में इसको ऐसे ट्रांसमिशन दिखाएगा, जी जी हाँ एक सर्टिफिकेट बनाएगा कंसोलिडेटेड IPF के नाम पे, और वो शेयर्स हम, अब सपोज एक सर्टिफिकेट नंबर 17 करके RTA ने हमको दे दिया, बनाया उसने अपने, देता नहीं है हमको वो, और उसमें उसने बोला कि अच्छा 3000 शेयर्स डिस्टिंक्टिव नंबर 1 से 3000 हाँ IPF के नाम पे, ठीक है। जी अब हम क्या करेंगे, हम एक कॉर्पोरेट एक्शन फॉर्म मंगाएंगे RTA से, जो NSDL से आता है। ओके जी सबसे पहले पहला प्रोसेस हमको ये चूज करना है कि IPF में हम NSDL में डाल रहे हैं कि CDSL में डाल रहे हैं, हाँ वो भी NSDL अकाउंट कि CDSL अकाउंट, ये कंपनी की चॉइस है। सो लेट अस सपोज हम लोगों ने NSDL चूज किया, तो वो जो टारगेट अकाउंट नंबर होगा IN3 समथिंग 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 1 2 3 हाँ। ऐसा एक अकाउंट नंबर होगा, ये अब आपका जी टारगेट अकाउंट है ओके कि जिसमें ये शेयर बाद में जाएंगे। हमारी पूरी ट्रांजैक्शन होने के बाद इनके इस NSDL अकाउंट में हमारी कंपनी के नाम के आगे 18,000 शेयर ऐड हो जाएंगे। तो ये हमें 18,000 शेयर कैसे पहुंचाने हैं, वो प्रोसेस जो है हम अभी करेंगे, ठीक है जी। बस ओके 1 ही मिनट रह गया, बंद करके दोबारा ज्वाइन करो, उसमें मैं पूरा समझा देता हूँ। जी ठीक है सर 15 मिनट का ही है, अब इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, जी सर ओके ठीक है। एंड करता हूँ इसको मैं।